हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। ये एक डेमो सेशन है रिगार्डिंग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। आज के इस डेमो सेशन में हम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 20 अप्रैल से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर APPSC। अगर आप चाहते हैं तो इसे एनरोल कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट मी, माई नेम इज़ याचना। और अगर आप इस कोर्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर डेमो क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग डेमो सेशन और रिगार्डिंग कोर्स। ठीक है, आज जैसे हम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म जो टॉपिक है उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंशिएंट इंडिया में बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ उस टाइम पीरियड के बारे में। तो जब बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इमर्ज हो रहा था तो ये कब हुआ था? आफ्टर लेटर वैदिक एज। आफ्टर लेटर वैदिक एज, अराउंड 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी BC में जो है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म एंड इसके साथ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स थे 62 अराउंड, वो इमर्ज्ड हो रहे थे। तो आज की इस क्लास में हम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म पे मेन फोकस रखेंगे। ठीक है, heterodox sects not conforming with the expected or orthodox standard or belief। तो ये जो heterodox sects थे ये ऑर्थोडॉक्स स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। जो भी लेटर वैदिक एज में ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स थी, ऑर्थोडॉक्स स्टैंडर्ड्स थे, हेटेरोडॉक्स इसलिए ही इमर्ज हुआ था क्योंकि ये इनके अगेंस्ट थे। In post-Vedic age, there was emergence of 62 heterodox sects. कितने थे? 62, which raised voice against prevalent Brahmanical order and had brought about intellectual revolution। क्या होता था? Post-Vedic age में जो Brahmanical order थे उसके हिसाब से सारी सोसाइटी चलती थी। ठीक है, तो ये सोसाइटी में जितने भी लोग रहते थे जो वर्णास में डिवाइडेड थे, जैसे आपको पता होगा 4 वर्णास में सोसाइटी थी जो डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ठीक है, तो ब्राह्मण्स की जो पोजीशन थी वो बहुत स्ट्रांग थी, पर जो वैश्य एंड शूद्रा थे उनकी जो पोजीशन थी वो डिक्लाइन कर रही थी। These movement denied, ये जो मूवमेंट्स थे ये स्पेशली किसने किया था? वैश्य एंड शूद्रास ने। कुछ पार्ट जो थे उन्होंने, क्षत्रियाज ने भी पार्ट लिया था, पर वैश्याज एंड शूद्रास जो थे वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इस मूवमेंट में। और ये जो मूवमेंट है वो क्या डिनाई कर रहा था? ब्राह्मणिकल ऑर्डर तो कर रहा था डिनाई, उसके साथ साथ सेक्रीफाइस को डिनाई कर रहा था, वेदास को रिजेक्ट कर रहा था, कास्टिज्म को रिजेक्ट कर रहा था एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को भी डिनाई कर रहा था। तो रीजंस क्या क्या थे इन सारे मूवमेंट्स के? ये जो मूवमेंट्स हो रहा था, जो ये डिक्लाइन हो रही थी ब्राह्मणिकल ऑर्डर्स की और जो पोजीशन थी शूद्रास वैश्यास की, ये क्यों इतनी खराब हो गई थी? तो इसके फैक्टर्स है, जैसे रिलीजियस फैक्टर्स क्या क्या थे? The religion had turned complex, जो रिलीजन है वो कॉम्प्लेक्स हो गया था, कॉस्टली एंड रिजिड। जैसे कोई भी रिलीजियस अगर ऑर्डर फॉलो करना था, कोई भी सेक्रीफाइस फॉलो करना था, कोई भी वर्शिप करना था, तो जो ब्राह्मण्स होते थे वो बहुत इन सेक्रीफाइस इन वर्शिप्स को बहुत कॉस्टली बना के रखते थे। ठीक है, बहुत रिजिड बना के रखते थे।
कि इस वर्णा के जो मेंबर्स है इस तरीके की वर्शिप कर सकती है और इस तरीके की वर्शिप नहीं कर सकती है। तो कास्ट वर्णास के बेसिस पे सारी वर्शिप को डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। और इन्फ्लुएंस ऑफ टफ संस्कृत, क्योंकि उस टाइम पे जो कॉमनर्स की लैंग्वेज थी, जो कॉमन लोग यूज करते थे लैंग्वेज, वो संस्कृत नहीं थी। संस्कृत सिर्फ कौन यूज करता था? जो ब्राह्मण्स थे। देन हम सोशल फैक्टर देखते हैं। जैसे सोशल फैक्टर क्या था? द ब्राह्मणिकल ऑर्डर हैड अ हाई डिग्री ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी कैसे? कि जो ब्राह्मण्स बोलते थे, जो ब्राह्मण्स ऑर्डर देते थे, वो ही फॉलो होता था। जो 3 वर्णास थे उनके कोई भी वर्क को माना नहीं जाता था, उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जाता था, और उनकी पोजीशन जो थी वो डिक्लाइन कर रही थी लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। और क्या था? न्यू सोशल ग्रुप लाइक ट्रेडर्स, मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन हैविंग अटेन्ड हाई इकोनॉमिक स्टेटस। हुआ क्या था इस एज में? जैसे ये आई विल रब दिस, देखिए क्या होता था कि 4 वर्णास थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। इस टाइम पीरियड पे इनके जो सोशल पोजीशन थी वो तो डिक्लाइन कर रही थी, स्पेशली वैश्यस एंड शूद्रास की। पर जो वैश्य ग्रुप था, जो वैश्य वर्णा था, उसकी इकोनॉमिक जो पोजीशन थी वो राइज कर रही थी। तो वैश्यास एंड शूद्रास क्या चाहते थे? अगर इनकी इकोनॉमिक पोजीशन राइज कर रही है तो इनकी जो सोशल पोजीशन है वो भी राइज करे। तो इसके लिए ये मूवमेंट कर रहे थे, और यही रीजन था कि ये हेटेरोडॉक्स जो सेक्ट्स थे उसके तरफ अट्रैक्ट हुए, और ब्राह्मणिकल जो ऑर्डर्स थे, ब्राह्मणिकल जो रूल्स थे, उससे डिस्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। तो ये हमने रिलीजियस फैक्टर एंड सोशल फैक्टर देखा। अब है इकोनॉमिक फैक्टर। किसी भी सोसाइटी, कल्चर, सिविलाइजेशन में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अगर किसी भी सोसाइटी की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो वहाँ का सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स स्ट्रांग होने चाहिए अगर इकोनॉमी को रेस करना है। तो मतलब किसी भी एरिया की अगर इकोनॉमी राइज हो रही है तो उसके अदर फैक्टर्स जो है वो भी स्ट्रांग होने चाहिए, वो भी स्टेबल होने चाहिए। तो इकोनॉमिक फैक्टर क्या थे कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो रही थी। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो रही थी मतलब सरप्लस भी ज़्यादा था, ट्रेड ज़्यादा हो रहा होगा, जो वहाँ पे कॉमन लोग हैं उनके पास मनी की पावर बढ़ रही होगी। बट उनकी जो सोशल पोजीशन थी वो डिक्लाइन कर रही थी, या फिर वो डिक्लाइन ही थी लेटर वैदिक एज से ही। तो पहले तो उनको अपनी सोशल कंडीशन सही करनी थी। दूसरा उनको क्या करना था, जैसे ब्राह्मण्स होते थे, ब्राह्मण्स अगर कोई भी सेक्रीफाइस कराते थे, कोई भी वर्शिप कराते थे, तो उनको एज अ गिफ्ट एनिमल देते थे। जैसे काऊ गिफ्ट में दे देते थे, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स के सेक्रीफाइस होते थे। तो अगर एनिमल्स को गिफ्ट में दे देंगे या एनिमल्स के सेक्रीफाइस कर देंगे तो एग्रीकल्चर में कौन हेल्प करेगा, है ना। ह्यूमन सारे काम तो नहीं कर सकते, उनको एनिमल की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो इसलिए भी वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के अगेंस्ट थे, क्योंकि उनको अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना था, और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको एनिमल्स की ज़रूरत थी, ठीक है। द वैदिक कल्चर रिप्रेजेंट विद द हेरार्की ऑफ कास्ट। हेरार्की ऑफ कास्ट दिख रही थी, कास्टिज्म भी देखा था हमने, और ह्यूमिलेशन कंडीशन ऑफ विमेन एंड शूद्रास। विमेन तो सारी ही वर्णास की जो विमेन थी उनकी कंडीशन खराब थी, और जो शूद्रास थे उनकी भी कंडीशन बहुत खराब थी। एक तो पहले वो लोअर सटारा में आते थे, जैसे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, तो ये सबसे नीचे आते थे।
इनकी पोजीशन वैसे ही सबसे नीचे थी, विमेंस की पोजीशन भी बहुत नीचे थी, तो इसलिए भी ये लोग ब्राह्मणिकल ऑर्डर से खुश नहीं थे। तो हमने 4 फैक्टर्स देखे, इकोनॉमिक फैक्टर, हमने 3 फैक्टर्स देखे, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड रिलीजियस फैक्टर। तो इन 3 फैक्टर्स की वजह से जो थे हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो थे वो इमर्ज हुए थे, ठीक है। और यही कंडीशन थी जिसमें जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इमर्ज होके आए इंडियन सोसाइटी में स्पेशली। अब हम बुद्धिज्म के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। बुद्धिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया, जिससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो हमें इसे अच्छे से करना है। हम ओवरव्यू देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ना है बुद्धिज्म में। ग्रोथ पढ़नी है कि क्या रीजंस थे कि बुद्धिज्म की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई, ठीक है। सिंपल डॉक्ट्रीन देखेंगे कि कैसे जो बुद्धिज्म था उसने अट्रैक्ट किया कॉमन लोगों को, ठीक है। यूसेज ऑफ पाली एंड प्राकृत, जो पाली एंड प्राकृत ये क्या थी, कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, कॉमन मासेस की लैंग्वेज थी। अब जैसे संस्कृत है, संस्कृत थी उस टाइम पे, तो वो सिर्फ ब्राह्मण्स की लैंग्वेज थी। कॉमन लोग ना उसे रीड करते थे ना उसे अंडरस्टैंड करते थे, वो पाली एंड प्राकृत को अंडरस्टैंड करते थे और उसमें कम्युनिकेशन करते थे। तो जब संस्कृत का इन्फ्लुएंस भी बढ़ा तो भी लोग ब्राह्मण कल्चर से दूर होते गए और हेटेरोडॉक्स सेक्ट जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए, ठीक है। देन एक्सपेंसिव रिचुअल्स, जो रिचुअल्स थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे। लोगों को लैंड दे देना पड़ता था, ब्राह्मण्स को अपनी काव दे देनी पड़ती थी, बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो था ही, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बुद्धिज्म या फिर हम कह सकते हैं जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स थे उसको स्पेशली सपोर्ट किसका मिला, जो लोअर पोजीशन में लोग थे उस टाइम पे, जो लोअर वर्णास के, सो कॉल्ड लोअर वर्णास के जो लोग थे, उनसे इन हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट मिला, ठीक है। अब हम बुद्धिज्म में गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गौतम बुद्धा, इनका टाइम पीरियड है गौतम बुद्धा के फादर का नाम शुद्धोदना, जो साक्या क्लैन के चीफ थे। साक्या क्लैन का जो चीफ थे वो बुद्धा के फादर थे, और ये कहाँ पे थे, लुम्बिनी, जो प्रेजेंट डे नेपाल में है। देन इनकी मदर का नाम महामाया, स्टेप मदर का नाम गौतमी, वाइफ यशोधरा एंड सन राहुल था, ठीक है। अब एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिनाउंसिएशन। बुद्धा, एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। जब बुद्धा का बर्थ हुआ था तो जैसे इंडियन कल्चर में होता है कि पुरोहित बुलाते हैं या फिर पंडित बुलाते हैं, जो उनका नामकरण करता है या फिर उनकी फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करता है। तो वहाँ पे एक पंडित आए थे, उन्होंने ये फ्यूचर प्रिडिक्ट किया था कि जो बुद्धा है वो एक दिन वॉन्डरर बन जाएगा, सब कुछ छोड़ देगा, सारी लैविश लाइफ छोड़ देगा और वो वॉन्डरर बन जाएगा। तो जो इनके फादर थे उन्होंने कभी भी बुद्धा को सैडनेस से के पास नहीं आने दिया, कभी भी उसको सैडनेस के पास नहीं आने दिया, हमेशा उसको हैप्पी रखा, सारी लैविश लाइफ प्रोवाइड की। बट एक दिन क्या होता है कि वो एक ओल्ड मैन को देख लेते हैं, एक क्रिपल को देख लेते हैं या सिक मैन को देख लेते हैं, एक साधु को देख लेते हैं एंड एक डेड बॉडी को देख लेते हैं। क्योंकि बुद्धा ने कभी ये सारी चीजें देखी ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि लाइफ होती कैसे है, लाइफ की क्या ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ उनको पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि डेथ क्या होती है, उनको पता ही नहीं था कि सफरिंग क्या होती है, उनको पता ही नहीं था कि इलनेस क्या होती है, ठीक है। तो जब उन्होंने ये 4 चीजें देखी तो उनको ये चैलेंज लगने लगा लाइफ का कि लाइफ है क्या। उनको एक क्वेश्चन आया उनके माइंड में कि ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने आज तक देखी नहीं और इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने 29
जब ईयर्स के थे वो, तो उन्होंने अपना पैलेस छोड़ दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो वॉन्डरर बनेंगे। ठीक है, वो किसके साथ गए थे? अपने चैरियटर और अपने हॉर्स कंथाका एंड छना, ये दो नाम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्होंने ईयर 29 में अपना घर छोड़ दिया, अपना पैलेस छोड़ दिया, अपने घोड़े और अपने जो घोड़ा चलाता है चैरियट, उनके साथ उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और इस जो मूवमेंट, ये जो वेट जो ये बुद्धा ने जब घर छोड़ा उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्कर्मा, ग्रेट रिनाउंसिएशन। जब बुद्धा ने 29 ईयर्स में अपना घर छोड़ा तो उसको एक ग्रेट रिनाउंसिएशन के नाम से जाना गया। ठीक है, द लेजेंड्स ऑफ बुद्धा। अब जब 29 ईयर्स में उन्होंने अपना घर छोड़ा तो उनको लाइफ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ठीक है, उनको पता ही नहीं था कि लाइफ में क्या सफरिंग है, क्या हैप्पीनेस है, उनको ये सारी चीज़ें कुछ नहीं पता थी। उनको पता ही नहीं था कि लाइफ जीते कैसे है। तो उन्होंने मेडिटेशन सीखा। उनके दो गुरुज कह सकते हैं हम, अलारा कमारा एंड उदाका रामापुत्ता, दो इनके टीचर्स थे। इन दो टीचर्स ने क्या बताया था कि अगर आपको अपने सौरों को कंट्रोल करना है या लिबरेट होना है तो आप सिर्फ और सिर्फ मेंटल डिसिप्लिन एंड नॉलेज के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, जब इनके साथ उन्होंने मेडिटेशन करा तो उनको कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला, या पॉजिटिव जो जिस चीज़ का क्वेश्चन था इनके माइंड में वो नहीं मिला। तो उन्होंने इनको लेफ्ट करा और ज्वाइन 500 एसटी, जो 5 साधुस थे उनको ज्वाइन किया। पर ये जो 5 साधुस थे वो क्या करते थे? वो अपनी बॉडी को बहुत हार्म करते थे। रियलाइजेशन के लिए वो बॉडी को बहुत हार्म करते थे, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाके वो सारी चीज़ें करते थे। वहाँ पे भी उनको जो है वो ट्रू नॉलेज गेन नहीं हुई, तो उन्होंने इनको भी छोड़ दिया। तो पहले इन्होंने मेडिटेशन सीखा, देन इन्होंने बहुत अपनी बॉडी को सफ़र करके नॉलेज गेन करने की कोशिश की, बट इनको ऐसा कुछ गेन नहीं हुआ। एक ये स्टोरी है कि जब गौतम बुद्धा थे वो डीप मेडिटेशन में थे। ठीक है, तो एक मारा नाम का डेमन आता है। अब ये डेमन क्या करता है कि जैसे आपने बहुत सारी स्टोरीज में पढ़ा होगा, आपने बहुत सारी स्टोरीज में देखा होगा कि कोई डीप मेडिटेशन में होता है और कोई डेमन होता है, वो उसको परेशान करता है ताकि उसकी जो डीप मेडिटेशन है वो खराब हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ये जो मारा नाम का डेमन था उसने यही ट्राई किया, बट गौतम बुद्धा जो अपने मेडिटेशन में पक्के थे उन्होंने इस मारा को अपने जो इनके जो मेडिटेशन को ख़राब करने का आइडिया था उसको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। ठीक है, ये एक एज अ स्टोरी है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। at the age of 35 he ultimately attained nirvana. Nirvana means मोक्ष। ठीक है, at the age of 35 he ultimately attained nirvana, enlightenment at Gaya under the people tree or bodhi tree on the banks of river निर्जना। और वहां से ही उनको बुद्धा बोला गया। बुद्धा का मतलब क्या है? एनलाइटेंड वन, जिसको ट्रू नॉलेज हो। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको कौन सी एज में निर्वाणा गेन हुआ, उनको कहाँ पर निर्वाणा गेन हुआ, कौन से रिवर पे उन्हें निर्वाणा गेन हुआ। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन कहाँ पर दिया था। और जब उन्होंने फर्स्ट सर्मन दिया उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन या फिर व्हील ऑफ धर्मा, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा। क्योंकि फर्स्ट समन दिया, फर्स्ट समन में उन्होंने ट्रू नॉलेज जो उन्होंने गेन की थी एट द एज ऑफ 35 तक, तो वो ट्रू नॉलेज उन्होंने लोगों तक स्प्रेड करी। ठीक है, द बुद्धा वॉन्डर अबाउट over 4 decades and established an order of monks and nuns known as Sangha.
अब सिर्फ बुद्धा ने खुद ट्रू नॉलेज गेन नहीं की, उनका मोटिव क्या था कि उन्होंने संघ बनाया जिसमें मॉन्क्स जो मेल होते हैं एंड नन्स, उनको भी ट्रू नॉलेज देने का ट्राई किया, ठीक है। और ही अटेन परिनिर्वाणा एट द एज ऑफ 80। परिनिर्वाणा मीन्स उन्होंने अपनी बॉडी जो है वो छोड़ दी एट कुशीनारा। तो ये जो स्लाइड है वो इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एनलाइटमेंट कहाँ गेन करी, फर्स्ट सर्मन कहाँ था एंड परिनिर्वाणा कहाँ और किस एज में हुआ, ठीक है। ये स्लाइड देखिए। अब जो बुद्धा थे उनकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो उसको सिंबल के थ्रू दिखाते हैं। जैसे बुद्धा के बर्थ को लोटस या फिर बुल से डिनोट करते हैं। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था एट द एज ऑफ 29, ग्रेट डिपार्चर, उसको हॉर्स से डिनोट करते हैं। निर्वाणा या एनलाइटमेंट को बोधि ट्री से डिनोट करते हैं। फर्स्ट समन, धर्म चक्र परिवर्तन, उसको व्हील से करते हैं। अगर आप कभी ऐसे आपको दिखा होगा, आपने बुक्स वगैरह में या एनसीईआरटी की बुक्स में देखा होगा, या स्कल्पचर्स अगर आपने देखा होगा या फिर पेंटिंग्स देखी होगी, तो ऐसे यहाँ पे व्हील दिखाते हैं और उसको फर्स्ट समन से डिनोट करते हैं। एंड डेथ को परिनिर्वाणा स्तूपा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बुद्धा ने 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में बताया था, ठीक है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, उनका मानना था कि जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ सोरो है। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोरो, जो डिजायर है, जितनी हम डिजायर करेंगे उतना ही हमें सोरो मिलेगा। तो डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द सोरो एंड सोरो कैन बी कॉन्कर्ड बाय कॉन्करिंग डिजायर। अगर हमको अपना सोरो कम करना है तो हमको अपने डिजायर को कंट्रोल में रखना होगा, ये बुद्धा का मानना था। और वो कहते थे कि अगर हमें अपने डिजायर को कंट्रोल करना है, कॉन्कर्ड करना है, तो हमें 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करना होगा, जिसे अष्टांगिका मार्ग भी कहते हैं। आपको ये थोड़े से हिंदी वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो मतलब आपको लर्न करना पड़ेगा। ये थोड़े से डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, बट ये तो लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो द 8 फोल्ड पाथ ही लिखे इंग्लिश में, वो अष्टांगिका मार्ग भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पे हमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। जैसे अष्ट मीन्स 8 होता है, 8, तो ऐसे हम थोड़ा सा वर्ड ब्रेक डाउन करके भी चीज़ें सीख सकते हैं। देन ये जो है ये 8 फोल्ड पाथ है, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मॉरल, वर्च्यू, मेडिटेशन एंड विजडम। तो 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं? राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट रिजॉल्व एंड राइट व्यू। आप इसे अगर 2-3 बार रीड करेंगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि ऐसे 10 बार एक चीज़ को पढ़ते रहना है और रोट लर्निंग करनी है। आप 4-5 बार रीड देंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए, एटलीस्ट आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। ठीक है। द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म इज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट। बुद्धिज्म का एक जो कोर मोटिव था वो क्या था? एनलाइटमेंट को गेन करना, ठीक है। देयर इज नो सुप्रीम गॉड और डेटी इन बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म है उसमें कोई सुप्रीम गॉड नहीं था, कोई सुप्रीम डीटी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है ये जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स आए थे, जो बुद्धिज्म आए थे, वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के ही अगेंस्ट आए थे। तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर में ही गॉड, डीटी, गॉड्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ही बुद्धिज्म जैसे सेक्ट्स आए थे, जिससे जो लाइफ है और जो रिचुअल्स है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, वर्शिप है, वो ईजी हो पाए कॉमन लोगों के लिए, ठीक है। The ultimate goal of Buddha's teaching was attainment of nirvana, ठीक है, which was not a place but an experience and could be attained in this life। तो बुद्धा का क्या कहना था? बुद्धा की टीचिंग से हमें क्या पता चलता है कि हमें अल्टीमेटली एनलाइटमेंट गेन करना है, निर्वाणा गेन करना है। और निर्वाणा कोई प्लेस नहीं है कि यहाँ, कि सपोज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं,
सॉरी फॉर माई ड्राइंग। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये निर्वाणा का प्लेस है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं बुद्धा कि बुद्धा की टीचिंग से हमें क्या पता चलता है कि अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा विच वॉज नॉट अ प्लेस ऑफ विच वॉज नॉट अ प्लेस बट एन एक्सपीरियंस। कोई प्लेस नहीं है, एक्सपीरियंस है। सपोज किसी इंसान को यहाँ इस पॉइंट पे एक्सपीरियंस हो गया निर्वाणा, किसी इंसान को इस पॉइंट पे निर्वाणा एक्सपीरियंस, और किसी इंसान को कोई निर्वाणा ही एक्सपीरियंस नहीं हो, ठीक है। तो कोई पॉइंटर्स नहीं है, अपना अपना एक्सपीरियंस है। जब उनको वो एक्सपीरियंस फील हो जाए तो उसका मतलब है कि उसको निर्वाणा फील हो गया है या फिर उसे निर्वाणा अटेन हो गया है। बुद्धा ने एक और चीज़ की थी, अपने जो फॉलोअर्स थे या फिर जो संघास में लोग रहते थे, कि किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम लेवल में नहीं जाना, एक्सट्रीम बॉडी को हार्म नहीं करना और एक्सट्रीम बॉडी को लेविश लाइफ भी प्रोवाइड नहीं करना। मिडिल पाथ करना है जिसमें हम थोड़ी सी लेविश लाइफ भी लें, थोड़े से अपने डिज़ायर्स को भी पूरा करें और मेडिटेशन सेल्फ डिसिप्लिन से भी अपनी लाइफ को सूदिंग करें। तो उन्होंने मध्य मार्ग, मिडिल पाथ सजेस्ट किया था अपने फॉलोअर्स को, ठीक है। एंड उन्होंने एक और चीज़ क्या कही थी, उन्होंने एक और चीज़ ये कही थी कि जो इंडिविजुअल होता है वो ही अपने हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या अगर कोई अपने हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो ही अपने सैडनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हम जो आज भी हम ऐसा करते हैं ना कि अगर हमसे कोई काम नहीं होता है या फिर हमारा कोई हम सपोज पढ़ाई नहीं हो पा रही तो हम एक्सक्यूजेस लगाते हैं कि मेरे पास ये मटेरियल नहीं है, ये फैसिलिटीज़ नहीं है, इससे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा, या फिर इतना टाइम इसलिए लग रहा है। तो बुद्धा कहते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो अपने हैप्पीनेस के लिए भी खुद रिस्पॉन्सिबल है एंड अपने सैडनेस के लिए भी खुद रिस्पॉन्सिबल है। रिफ्रेनमेंट, बुद्धा ऑल्सो एस्टेब्लिश कोड ऑफ कंडक्ट बोथ फॉर द मोनेस्टिक ऑर्डर एंड फॉर द लेमैन। जैसे बुद्धा था, उनको पता था कि सारे जो कॉमनर्स है वो अपनी लाइफ नहीं छोड़ सकते और वॉन्डरर नहीं बन सकते हैं, है ना। सबको अपना घर पे रहना है, सबको अपनी डेली लाइफ को एंजॉय करना है या फिर रहना है, सबके अपनी फैमिली है, तो हर कोई वॉन्डरर नहीं बन सकता। तो उन्होंने दो पाथ्स बताए, एक तो संघास के लोगों के लिए एंड एक कॉमन मास के लिए। ठीक है, तो फाइव ऐसे इन्होंने रूल्स बताए थे जिसे पंचशील भी कहते हैं, रिफ्रेनमेंट फ्रॉम देम। तो मतलब वॉयलेंस नहीं करना, स्टीलिंग नहीं करना, सेक्सुअल मिसकंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना, लाइंग और गॉसिपिंग नहीं करना और ड्रग्स एंड ड्रिंक नहीं लेना। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो सबके लिए थी, संघास के लोगों के लिए भी और कॉमन जो मासेस थे उनके लिए भी, ठीक है। देन 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। तो फर्स्ट तो बुद्धा ही थे, एनलाइटेंड वन, देन धम्मा, हिज टीचिंग्स एंड संघा, मोनेस्टिक ऑर्डर। बुद्धा, धम्मा एंड संघा जो थे वो 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म है। ऐसे भी क्वेश्चन दे देंगे आपको, 3-4 एग्जाम्पल्स दे देंगे या फिर क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बोलेंगे कि इनमें से कौन से बुद्धिज्म के ज्वेल्स है, ठीक है। ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धा की डेथ के बाद, परिनिर्वाणा के बाद, जब बुद्धा को परिनिर्वाणा मिल गया तो काउंसिल रखी गई। वैसे तो 6 काउंसिल्स हुई है पर जो 4 है वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ काउंसिल से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप इस टेबल का, वेट आई जस्ट रब दिस, आप चाहे तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे लिख लीजिए कहीं नोट्स में। ठीक है, हम इसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पर ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न करना होगा।
फर्स्ट काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं जो 483 BC में हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, इन ऑर्डर टू कोडिफाई द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, काउंसिल्स रखी गई, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जब वो बुद्धा को परिनिर्वाणा नहीं मिला था तब तक कोई काउंसिल नहीं हुई थी। द मॉन्क हु प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट काउंसिल वॉज महाकपचा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि फर्स्ट काउंसिल को पेट्रोनेज किस किंग ने किया था, प्रिसाइड किसने किया था, ठीक है। सुट्टा पिटाका वॉज कंपोज बाय आनंदा वाइल विनय पिटाका वॉज रिसाइड बाय उपा। ये भी इंपॉर्टेंट है, सुट्टा पिटाका, विनय पिटाका, अभिनव पिटाका, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सुट्टा पिटाका, द सुट्टा पिटाका कंसिस्ट द मेन टीचिंग्स और धम्मा ऑफ बुद्धा। जो सुट्टा पिटाका है उसमें क्या है, जो बुद्धा ने जो टीचिंग्स दी है, जो बुद्धा ने धर्म के बारे में बताया है, वो सारी चीजें लिखी गई है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 5 निकायास। निकाया मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 5 ये निकायास है वो कौन कौन से है, दिग्घ निकाया, मजहिमा निकाया, संयुक्ता निकाया, अंगुत्तारा निकाया एंड कुदाक्का निकाया। आई नो ये थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे बट वी हैव टू लर्न, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही चीज मैं आपको बोलूंगी, रोट लर्निंग नहीं करना, पर 3-4 बार अगर आप इसे रीड करेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं रह जाएगी। तो अगर ऑप्शंस में आएंगे आपको तो आप इसे मार्क कर सकते हैं सही। देन विनय पिटाका, द विनय पिटाका कंसिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन एप्लीकेबल टू मोनेस्ट्रिक लाइफ। तो ये किसके लिए होगा, जो विनय पिटाका है वो स्पेशली किसके लिए है, संघास के लिए। जो संघा में मॉन्क्स एंड नन्स रहती थी उनके लिए, उनको रूल्स एंड कंडक्ट एंड डिसिप्लिन्स बताया कि आपको इस तरीके से रूल्स फॉलो करने हैं अगर आप संघास में रहते हैं। तो संघ में अगर आप रहते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर चीज़ों को फॉलो करना होगा, ठीक है। विनय पिटाका को बुक ऑफ डिसिप्लिन भी कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछा गया है कि बुक ऑफ डिसिप्लिन ऑल्सो नोन एज, और अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि सुट्टा पिटाका, विनय पिटाका, अभिनव पिटाका, तो आप विनय पिटाका पे टिक करेंगे कि क्योंकि बुक ऑफ डिसिप्लिन मतलब क्या, जिसमें रूल्स लिखे हुए हो संघास के लोगों के लिए, मॉन्क्स या नन्स के लिए, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा। देन अभिनव पिटाका deals with the philosophy and doctrine of Buddhism appearing in the suttas। अब अभिनव पिटाका में भी 7 बुक्स है, ये 7 बुक्स है, आप रीड कर लीजिए इसको। पर जो सुट्टा पिटाका है, जो निकायास थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। सुट्टा पिटाका में जो निकायास है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे PYQs पूछे गए हैं, तो वो हमें 5 के 5 लर्न करने हैं। ये जो 5 के 5 है वो हमें लर्न करने हैं। अभिनव पिटाका को हम एक बार 2-3 बार रीड करेंगे तो वो याद हो जाएगा। देन हम देखते हैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। पैट्रोनेज कालासोका ने किया था, प्रिसाइड सबाकामी ने किया था, एंड प्लेस थी वैशाली। अगर आप चाहें ना तो एक ऐसे मैप बना लेंगे, जब हम बुद्धिज्म वगैरह रीड करेंगे तो हम मैप बना लेंगे। जैसे ये बिहार में हुआ था वैशाली में, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि सेकेंड लिख देंगे, हम समझ जाएंगे कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है। देन पेट्रोनेज किसने किया एंड प्रेसिडेंट कौन था, है ना। अगर हम ऐसे ऐसे लिख देंगे, एक मैप बना देंगे ना, तो एक मैप में ही हम सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे, हमें बार बार स्लाइड्स रीड नहीं करनी पड़ेगी। या तो आप मैप बना लीजिए या फिर आप टेबल बना लीजिए। बार बार हम स्लाइड्स नहीं पढ़ सकते, स्लाइड्स रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम मैप या टेबल की हेल्प लेंगे इन सारे क्वेश्चंस के लिए जो इम्पॉर्टेंट है और जिसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, तो हम उसको मैप या टेबल में फॉर्म कर लेंगे। हमें अल्टीमेटली एग्जाम क्रैक करना है, हमें स्लाइड्स पढ़नी नहीं है, हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ गेन करनी है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ठीक है। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है, जो संघ है वो स्प्लिट हो गया था थारविन्स में एंड महासंघिका में, फ्रॉम महासंघिका, तो स्प्लिट हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है।
देन है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो पेट्रोनेज किया था अशोका ने। आप बता सकते हैं कि जो अशोका है वो किस डायनेस्टी से थे, ठीक है। अगर आपको पता है, ये इजी है वैसे तो, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। प्रिसाइड बाय मोगलीपुट्टा तिस्सा एंड पाटलिपुत्र। मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्योरीफाई बुद्धिज्म फ्रॉम ऑपोर्चुनिटी फैक्शन एंड करप्शन इन द संघ, ठीक है। तो देखना था थर्ड काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि बुद्धिज्म में अगर कोई करप्शन है तो उसको रिमूव करने के लिए ट्राई करना था। और अभिनव जो पिटाका है वो कंपोज्ड हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। कौन सी लैंग्वेज में? मॉडर्न पाली। देन फोर्थ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है काउंसिल, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग चीजें जो हुई थी वो हुई थी। जैसे पेट्रोनेज क्या था कनिष्का ने, प्रिसाइड वसुमित्रा एंड अश्वघोषा, एंड प्लेस क्या था कश्मीर। यहाँ पे भी आप मैप बना सकते हैं। और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो था वो संस्कृत में था, ये कंडक्ट जो हुआ था वो संस्कृत लैंग्वेज में हुआ था। और डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म हुआ था इधर महायान और हीनयान में। तो बुद्धिज्म हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। देन फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि ये काउंसिल्स हुई है तो हम थोड़ा सा इसे रीड कर लेंगे, ठीक है। आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। जैसे ये बर्मा में हुआ था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? Recite all the teachings of the Buddha and examine whether any of them had been altered, distorted and neglected. तो सारे जो फिफ्थ काउंसिल था उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था। किंग मिलन ने पेट्रोनाइज किया था एंड प्रिसाइड इन सारे लोगों ने किया था। तो इसके थोड़े से चांसेस कम है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस कम है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ही नहीं है, बट थोड़े से कम है, क्योंकि 1 to 4 जैसे मैंने आपको बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंसिल्स थी। तो उस पर हमें सारी चीज़ें देखनी है, हम टेबल और मैप के थ्रू भी उस जो 4 काउंसिल्स है उसको देख सकते हैं। देन 6th काउंसिल, ये बहुत रिसेंटली है, जैसे आप देख रहे हैं पेट्रोनाइज बर्मीज गवर्नमेंट ने किया था। कौन सा प्लेस है? काबा ई यंगून, जो फॉर्मली रंगून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, हीनयाना। जो बुद्धिज़्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, हीनयाना एंड महायाना। उसके बारे में पढ़ेंगे। द हीनयाना सेक्ट कंसिडर गौतम बुद्धा एज अ सोल बुद्धा हु रिपोज द निर्वाणा विद द एब्सेंस ऑफ डिजायर एंड स्टार्विंग, ठीक है। हीनयाना क्या मानते थे? जो बुद्धा है कि बुद्धा जो है उन्होंने मेडिटेशन किया, सेल्फ डिसिप्लिन रखा, इसलिए उनको निर्वाणा गेन हुआ। ये हीनयाना मानते थे, ठीक है। हीनयाना फॉलोज द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। जो बुद्धा ने टीचिंग्स दी थी ओरिजिनली उसको फॉलो करते थे। एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल सैल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। फीचर्स क्या थे हीनयाना के? कहाँ कहाँ फॉलो होता है? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। एंड जो इसके स्क्रिप्चर्स थे हीनयाना बुद्धिज्म के, वो कौन सी लैंग्वेज में थे? पाली, ठीक है। हीनयाना क्या समझते थे कि जो बुद्धा है वो ऑर्डिनरी मैन है, ऑर्डिनरी पर्सन है, वो हमारी तरह ही है, जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो ऑर्डिनरी पर्सन थे। बस उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन और कंट्रोल रखा, इसलिए उन्होंने निर्वाणा को गेन किया। और अगर हम भी सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल रखेंगे तो हम भी निर्वाणा को गेन कर सकते हैं। उनका यही कहना था कि अगर वो गॉड होते, अगर बुद्धा गॉड होते तो उनको तो सारी चीज़ें पहले से पता होती ना, उनको ये सारी चीज़ें लर्न करने की क्या ज़रूरत थी। पर बुद्धा गॉड नहीं है, वो गॉड को नहीं मानते थे, बुद्धा को एज अ ऑर्डिनरी पर्सन ही मानते थे, एज अ गॉड
नहीं मानते थे। ठीक है, देखिए, Gautama is an ordinary person who devoted most of his life to finding the truth of the life to reach enlightenment. और जैसे ये जो हमने एकदम सेकेंड या थर्ड स्लाइड में जो चीज़ें पढ़ी थी कि वो मेडिटेशन सीखने के लिए भी मास्टर्स के पास गए थे। ठीक है, तो हीनियाना का मानना था अगर उनके पास पहले से ट्रू नॉलेज होती, अगर उन्हें पहले से ही सारी चीज़ों का नॉलेज होता, तो वो मेडिटेशन सीखने के लिए मास्टर्स के पास क्यों जाते। अगर उनको सारी चीज़ें पहले से पता थी तो वो फर्स्ट सम्मन बहुत पहले कर देते, है ना। उनको घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी अगर उनको अगर वो गॉड थे तो। बट उन्होंने सफ़र किया, उन्होंने ट्राई किया एनलाइटमेंट तक रीच करने के लिए। ठीक है, तो वो गॉड नहीं हो सकते, गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है हीनयाना में, बुद्धा को गॉड नहीं मानते थे वो। देन है महायाना। महायाना इसके अपोजिट थे हीनयाना के। वो बुद्धा को एज अ गॉड प्रेडिक्ट करते थे। ठीक है, उनका मानना था बुद्धा केम डाउन टू अर्थ टू हेल्प पीपल, क्योंकि यहाँ पे गॉड वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो मेडिटेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन उस पर कम ध्यान देके बुद्धा की वर्शिप करते थे। बुद्धा की जो वर्शिप थी वो ज़्यादा हो गई थी, और इन सारे जो मेन इंपॉर्टेंट टीचिंग्स थे बुद्धा की वो कम हो गई थी। ठीक है, हाँ, और जैसे हीनयाना में क्या था कि इंडिविजुअल पे ध्यान देते थे, इंडिविजुअल के लिए मेडिटेशन करते थे, सेल्फ डिसिप्लिन लाते थे। बट महायाना में बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट आया। बोधिसत्वा में क्या होता है कि वो तो ट्रू नॉलेज गेन करते हैं, वो निर्वाणा तक पहुंचते हैं, और उनका काम क्या होता है, वो और सारे जो लोग हैं, और सारे जो ऑर्डिनरी मैन है या संघास के लोग हैं, उनको भी ट्रू नॉलेज प्रोवाइड करें। ये महायाना का कॉन्सेप्ट था। और महायाना हमें कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं, चाइना में, साउथ कोरिया, जापान एंड तिब्बत। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि महायाना के जो स्क्रिप्चर्स है वो हमें संस्कृत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है कि महायाना, थारवेदा, तांत्रिक, ये सारे जो फीचर्स है बुद्धिज्म के वो कहाँ कहाँ स्प्रेड हुए। इससे पहले हम थोड़ा सा हीनयाना एंड महायाना का डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, तो हम इनकी डिफरेंस देख लेते हैं। हीनयाना एंड महायाना। लेट मी चेंज कलर, नहीं इट इज ओके। सोल, जिसका काम क्या था, निर्वाणा। जो सोल बुद्धा थे उनको वो निर्वाणा, उनका पूरा एक मेन मोटिव क्या था, निर्वाणा गेन करना। ऑर्डिनरी टीचिंग्स और ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करते थे। सैल्वेशन के लिए सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, और वो बुद्धा को एज अ ऑर्डिनरी पर्सन ही मानते थे। गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं था। एंड लैंग्वेज कौन सी यूज हुई, पाली। ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं हीनयाना एंड हीनयाना की जो इम्पोर्टेंट है। एंड महायाना में क्या है, गॉड का कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज संस्कृत हो रही है, बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये महायाना के फीचर्स है एंड ये हीनयाना के फीचर्स है।
देन जैसे जैसे ग्रोथ होती है, जैसे जैसे इमर्ज होता है बुद्धिज्म, उसके भी टाइप्स आने लगते हैं। तो जैसे एक है वर्जियाना, इट मीन्स व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। स्टैब्लिश कहाँ हुआ था? तिब्बत में 11th सेंचुरी। देखिए 11th सेंचुरी बहुत पुरानी बात नहीं है, ठीक है, ये बहुत बाद में आया है। वर्जियाना के जो लोग थे, जो वर्जियाना को फॉलो करते थे, उनका क्या बिलीफ था? सैल्वेशन कैन बी अटेन्ड बाय एक्वायरिंग मैजिकल पावर कॉल्ड वज्रा। ठीक है, ये सैल्वेशन को अटेन करने का जो इनकी बिलीफ थी वो मैजिकल पावर्स में थी। और ये जो इम्पोर्टेंस थी किसको देते थे? गुरुज को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। जैसे हीनयाना में बुद्धा की टीचिंग्स को सारे इम्पॉर्टेंट मानते थे। महायाना में बुद्धा को गॉड मानते थे। बट जो वर्जियाना है उसमें गुरु को जो है वो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी मानते थे। ठीक है, जैसे हमने दलाई लामा का नाम सुना होगा, तो वो वर्जियाना में गुरु थे या फिर इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। तिब्बत में ये जो बुद्धिज्म है वो स्टैब्लिश हुआ था। अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये हम पिटाकास के बारे में पढ़ चुके हैं, सुट्टा पिटाका, विनय पिटाका, अभिनम पिटाका। देन है जाटकास। जाटकास क्या होते हैं? हम प्रीवियस बर्थ स्टोरीज पढ़ते हैं बुद्धा की, गिवन अकाउंट ऑफ फॉर्मर एग्जिस्टेंस ऑफ बुद्धा। और ये सारी चीजें जाटकास के बारे में कहाँ पे मेंशन है? कुडका निकायाज में। निकायाज मीन्स वॉल्यूम। तो जो 5 निकायाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसे रीड करना है, लर्न करना है अच्छे से। देन मिलिंदपाना, एक ये बुक है जिसका नाम है जिसका मतलब है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। तो एक किंग थे जिन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो नागसेना, उसके बारे में उससे क्वेश्चंस पूछे थे। नागसेना से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ऑफ बुद्धिज्म। और ये जो क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? संस्कृत। अब ऐसा तो नहीं है कि बुद्धिज्म सिर्फ इंडिया में ही इमर्ज रहा, वो बहुत सारी जगह स्प्रेड भी हुआ। हमने देखा चाइना में, साउथ कोरिया में, तिब्बत में, तो वो श्रीलंका में भी इमर्ज हुआ, फेमस हुआ। तो 2 क्रॉनिकल्स थे उन्होंने फेमस किया, जैसे महावंसा deals with the royal dynasty of Indian subcontinent including Sri Lanka, and it is known as the world longest unbroken historical account. ठीक है, and विपावंसा क्या है? It's arrival of the Buddha's teaching and preaches in Sri Lanka. तो ये जो 2 महावंसा एंड दीपावंसा है, ये श्रीलंका के बारे में बताया कि वहाँ पे बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ। देन है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं किस तरीके से बुद्धा के जो आर्किटेक्चर है उसे रिप्रेजेंट करते थे। जैसे छतरी, हर्मिका, अंडा, मेदी, वेदिका, तोरना, जैसे ये सब, ये जो गेट देख सकते हैं इसे तोरना बोलते थे। देन प्रदक्षिणापात। प्रदक्षिणापात क्या होता है? अगर आप कभी मंदिर गए होंगे तो आपको पता है एक सर्कल में लोग सर्कल लगाते हैं, एक सर्कल जैसी जगह होती है, एक सर्कल होता है, उस पे लोग राउंड्स लगाते हैं। तो बुद्धिज्म में भी ये कॉन्सेप्ट है प्रदक्षिणापात का। ठीक है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर दे देंगे और 4-5 ऑप्शंस दे देंगे जिसमें मिक्सिंग होगी सब पे। एक बुद्धा होगा, बुद्धिज्म का आर्किटेक्चर होगा, कोई जैनिज्म का होगा, कोई हिंदुइज्म का होगा, या फिर कोई इस्लामिक होगा। तो आपको पूछ लेंगे कि ये इन चारों में से किसका एग्जाम्पल है, किसका आर्किटेक्चर है। ठीक है, देन स्तूपा। स्तूपा क्या होता है? अ स्तूपा इज अ डोम शेप्ड, डोम शेप मीन्स ऐसे, scared burial mound of brick which was used to house Buddha relics or the commandment, significance, fact and events related to Buddhism. तो जो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड चीज़ें हुई है, जो बुद्धा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इस स्तूपा में रखी जाती है। तो जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं उनके लिए जो स्तूपाज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके हमें अर्ली एविडेंस कहाँ मिले हैं? इंडिया में स्पेशली सांची, सारनाथ, अमरावती, भरौत। ठीक है, ये जो स्तूपास के एग्जाम्पल्स मिले हैं हमें।
सांची स्तूपा आपने सुना होगा, काफी फेमस है, जो मध्य प्रदेश में है। देन रॉक कट आर्किटेक्चर, चैत्यास एंड विहारास। चैत्यास वर द प्लेस ऑफ वर्शिप इन बुद्धिज्म एंड विहारास आर ड्वेलिंग प्लेस फॉर मॉन्क। यूनिवर्सिटीज भी बनी थी, ठीक है, आपने इन सबके नाम सुने होंगे। और ये सारी जो यूनिवर्सिटीज थी वो किंग भी पेट्रोनाइज करते थे, मतलब बहुत सारे पैसे प्रोवाइड करते थे, टैक्स फ्री लैंड प्रोवाइड करते थे यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और इस यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते थे। मतलब इंडिया में उस टाइम पे ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी, आज की वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह आप मान सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग प्लेस थी। जो टीचर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड थे, हाईली एजुकेटेड थे। तो तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ये सारे आपने यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी सुने होंगे। देन डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, वेट, देखिए डिक्लाइन किसी भी रिलीजन का क्यों होता है, आप थोड़ा सा सोचिए कि किसी भी रिलीजन का डिक्लाइन क्यों होता है। हमने ब्राह्मणिकल ऑर्डर देखे थे, हमें देखना है कि उसी को हमें ध्यान में रख के देखना होगा कि बुद्धिज्म का डिक्लाइन क्या होगा, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जिसे एक रिलीजन है वो डिक्लाइन कर सकता है। आप सोचिए थोड़ा सा। देखिए अब कंपेयर करिएगा ये सारी चीज़ें, किसी भी रिलीजन के साथ कंपेयर करिएगा, चाहे वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के रिलीजन के साथ। अभी हम जैनिज्म पढ़ेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ डिक्लाइन कैसे करता है। डिक्लाइन इट डजंट मीन कि वो पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गया, डिक्लाइन डजंट मीन दिस, ठीक है। जैसे वो कोई किसी टाइम पीरियड पे 100 था तो वो आज 10 है। अगर उसे उस टाइम पीरियड पे 100 लोग फॉलो करते थे तो आज 10 लोग फॉलो करते। इस तरीके से हम डिक्लाइन को समझेंगे। तो डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, करप्शन एंड बुद्धिस्ट संघा, करप्शन बढ़ गया था, लोग जो थे वो मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ कम ध्यान देके लग्जरी लाइफ को ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। जैसे रिसीविंग एंड सेविंग वैल्यूएबल गिफ्ट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ना कि निर्वाणा को गेन करने में। देन रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए हिंदुइज्म में, जब उन्होंने देखा कि बहुत सारी जो मासेस है वो अट्रैक्ट हो रही है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स के तरफ, तो उन्होंने अपने रिलीजन में रिफॉर्म्स लाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल एंड अट्रैक्टिव बनाया अपने रिचुअल्स को, क्योंकि पहले जो रिचुअल्स एंड राइट्स थे वो बहुत रिजिड थे, इसीलिए ही हिंदुइज्म से लोग ब्राह्मणिकल ऑर्डर्स को छोड़ के लोग कहाँ आए थे, हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स की तरफ, ठीक है। और एक और चीज़ क्या बोली जाती है, जो बुद्धा है उनको बोल दिया जाता है कि ये 10th विष्णु अवतार है। तो फिर जो बुद्धिज्म है उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया जाता है हिंदुइज्म से, ठीक है। बुद्धिज्म को कनेक्ट कर देते हैं हिंदुइज्म से, बुद्धा को 10th इनकारनेशन बता के विष्णु का। देन डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म हमने देखा, हीनयाना, महायाना, वज्रयाना, ठीक है। ये सारे डिविजन्स भी हमने देखे, जिससे जो ओरिजिनल फॉर्म था बुद्धिज्म का वो कहीं ना कहीं लॉस हुआ। और जो सिंप्लिसिटी जो थी
बुद्धिज्म में वो लॉस हो गई और चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई, क्योंकि पहले एक बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करते थे, बट जब चीजें डिवाइड हुई तो सबके अलग अलग रिचुअल्स थे, अलग अलग फॉर्म्स थे, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स होने लगी, डिफिकल्ट होने लगी। वो इन सेक्ट्स की तरफ क्यों आए थे? क्योंकि उनको सिंपल चीजें चाहिए थी, कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं चाहिए थी। पर जब बुद्धिज्म में डिवीजन हुआ तो चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगी। अदर रीजंस क्या है? यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि कॉमनर्स की लैंग्वेज संस्कृत थी ही नहीं, पाली लैंग्वेज थी, और पाली का जो इन्फ्लुएंस है, पाली का जो यूज है वो कम हो गया और संस्कृत का जो यूज है वो बढ़ने लगा। लॉस ऑफ पैट्रोनेज, जो किंग्स थे वो इनकी हेल्प नहीं कर रहे थे इनको स्टैब्लिश करने में या फिर इनको इमर्ज करने में, इसलिए भी ये एक रीजन है। देन मुस्लिम रूलर्स का इन्वेजन हुआ। रिवाइवल ऑफ पैट्रोनेज ऑफ ब्राह्मणिज्म, जैसे मैंने बताया हिंदुइज्म में भी रिफॉर्म्स आ रहे थे और पैट्रोनेज जो थे वो ब्राह्मणिज्म की तरफ ज़्यादा थे और बुद्धिज्म की तरफ कम थे। ठीक है, तो आज हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, हमने उसका इमर्जेंस देखा, ठीक है, और हमने उसके डिवीजन देखे, नोवल ट्रूथ्स देखे, बुद्धा की लाइफ देखी, इंपॉर्टेंट बुक्स देखी, काउंसिल्स देखी एंड डिक्लाइन देखा। जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है हिस्ट्री के लिए, तो आज के जो इस डेमो सेशन में है हम बुद्धिज्म हमने कंप्लीट कर लिया। कल हम जैनिज्म प्लस जो इम्पोर्टेंट सेक्ट्स है वो देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।